Important concepts of chapter current electricity. Question is, a piece of wire has resistance 10 ohm. It is stretched so that its length becomes double its new resistance. अब ऑप्शन है 30, 40, 50, 20. अगर हम लेट्स सपोज इस ऑप्शन 30 की जगह 20 इंक्लूड कर देते हैं तो स्टूडेंट्स देखते ही इस एमसीक्यू को ये सोचेंगे कि रेजिस्टेंस एज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. सो रेजिस्टेंस को हमने डबल किया, लेंथ को हमने डबल किया तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जानी चाहिए और 20 इसका राइट ऑप्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है. इस क्वेश्चन के अंदर एक और बड़ा डीप कॉन्सेप्ट शामिल है जिसे हम डिस्कस करेंगे. As resistance is equal to rho L over A, resistance is directly proportional to length and resistance is inversely proportional to area. So actually जब हम किसी भी चीज़ की कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज करते हैं, लेंथ डबल करते हैं, तो उसके साथ उसकी लेंथ डबल होने के साथ साथ उसका एरिया कम हो जाता है. जैसे आप किसी भी इस कंडक्टर को अगर आप इस साइड से और इस साइड से स्ट्रेच करोगे तो स्ट्रेच करने के साथ क्या होगा, ये इस तरह से स्ट्रेच तो हो जाएगा लेकिन स्ट्रेच करने के साथ ही इसका एरिया भी रिड्यूस हो जाएगा. सो जब आप लेंथ डबल करते हैं तो लेंथ डबल करने के साथ साथ जो दूसरा काम होता है वो इसका एरिया रिड्यूस होने का होता है. सो लेंथ तो डबल होगी 2L डिवाइड बाय, अब इसका एरिया भी कम हो जाए. यानी किसी भी चीज को जब हम स्ट्रेच करके उसकी लेंथ इंक्रीज करते हैं तो उसके साथ उसका एरिया भी रिड्यूस हो जाएगा. सो लेंथ मल्टीप्लाई बाय 2 एंड एरिया विल बी रिड्यूस्ड बाय 2 टाइम्स. सो A डिवाइड बाय 2. सो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस. सो ओरिजिनल रेजिस्टेंस अगर हमारे पास 10 है तो ये 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी. इट विल बी 40 ओम. सो 40 B विल बी द राइट ऑप्शन. Next question, a battery of 6 EMF 6 volt has internal resistance 1 ohm. The power delivered by the battery to the load resistance is. So we know that power is equal to V square over R. So 36 watt will be the right answer. The resistivity of the wire depends upon length, area, material and temperature, temperature, dimension, material and temperature. So D option, dimension, material and temperature. Resistance of the wire is directly proportional to temperature. Resistance of the wire is directly proportional to resistivity, which is the property of material, and dimension includes length and area. Resistance is directly proportional to length and resistance is inversely proportional to area of the particular conductor. There are 3 bulbs. So ये आपको एक्चुअली इन बल्ब की प्रॉपर्टीज गिवन हो, इन बल्ब्स की कुछ वैल्यूज गिवन है. फॉर एग्जांपल एक बल्ब है 500 वॉट और 220 वोल्ट का, दूसरा 50 वॉट एंड 220 वोल्ट, थर्ड 100 वॉट एंड 220 वोल्ट. विच ऑफ देम हैज लोएस्ट रेजिस्टेंस? वी नो दैट पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाय R. सो वोल्टेज इज सेम 220 एंड 220 एंड सो पावर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. अब लोएस्ट रेजिस्टेंस उसकी होगी जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी. सो यहाँ पे 500 है, ये 50 है और ये 100 है. सो 500 and 220 वोल्ट इज द राइट आंसर, जो कि A ऑप्शन है. A current of 4.84 ampere is flowing in a conductor. The number of electrons flowing per second through the conductor is. So number of electrons flowing per second find करने हैं. Number of electrons it means N डिवाइड बाय T हमें यहाँ पे फाइंड करना है. एज वी नो दैट I इज इक्वल टू Q ओवर T और Q का फॉर्मूला हम पहले ही दे चुके हैं. इज इक्वल टू NE. सो Q की जगह NE पुट कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा NE डिवाइड बाय T. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड फाइंड करने हैं. N ओवर T इज इक्वल टू I ओवर E. I की वैल्यू 4.84 और इसकी E की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड. A इज द राइट ऑप्शन. 2 रेजिस्टेंसेज हैं 100 और 0 ओम की, पैरेलल में कनेक्ट की हुई है. इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस क्या होगी? 2 रेजिस्टेंसेज आर गिवन 10 एंड 0. इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट की हुई है. सो हमारे पास ये सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस 10 और 0 की हमने दोनों पैरेलल में कनेक्ट कर दी है. तो पैरेलल रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2. सो 10 मल्टीप्लाई बाय 0 जब हम इसको करेंगे तो 0 ओम विल बी द इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट. आप इसको याद भी कर सकते हो कि जब कोई भी रेजिस्टेंस सर्किट में 2, 3, 4, 5 कोई भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हो पैरेलल के अंदर और उनमें से कोई एक रेजिस्टेंस 0 ओम की हो तो सर्किट की पूरे के पूरे सर्किट की इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस 0 हो जाएगी. अब आप उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं. दिस इज द जनरल कॉन्सेप्ट. हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय 10 बल्ब्स ईच ऑफ 10 वॉट इन 2 आवर्स. सो एनर्जी फाइंड करनी है. वी नो दैट पावर इज इक्वल टू W ओवर T एंड W इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय T. यही W जो है ये एनर्जी के इक्वल होगा. सो पावर हमारे पास गिवन है
10 बल्ब हैं, 10 बल्ब हैं, हर एक बल्ब 100 वाट का है। सो पावर इज इक्वल टू टोटल 10 मल्टीप्लाई बाय 100 और टाइम आपके पास होगा 2 आवर्स मीन 7200 सेकेंड। सो इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे 7.2 मेगाजूल। डी इज द राइट वन। A current carrying conductor carries current away from you. Direction of field will be the clockwise right hand rule. आपसे फाइंड कर सकते हैं। थंब डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है और फिंगर्स को कर्ल करें तो फिंगर्स को आप कर्ल करेंगे तो ये जो कर्लिंग है ये रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। सो ये क्लॉकवाइज। द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज। अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिस तरह की इस क्वेश्चन में किया हुआ है तो इस केस में सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ 23 A is the right option. 1 Tesla is equal to 10⁻⁴ Gauss. G stand for Gauss's 10⁻⁴ Gauss's. Gauss's law जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का लॉ था Gauss's which was that electric flux is equal to 1/epsilon naught time total charge enclosed by that closed surface. So Tesla और the unit of magnetic field और magnetic induction ये इन दो यूनिट्स की कन्वर्शन है। फ्लक्स थ्रू एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इन XY प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला। सो फ्लक्स आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। सो वी नो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू BA cos थीटा, वेयर B इज द मैग्नेटिक इंडक्शन जो 1 टेस्ला गिवन है, एरिया इज ऑल्सो 1 मीटर स्क्वायर, cos थीटा। अब थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो वेक्टर एरिया क्या होता है? वेक्टर एरिया एक्चुअली सरफेस के परपेंडिकुलर वेक्टर एरिया। अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया जो सरफेस के परपेंडिकुलर हैं ये दोनों पैरेलल हैं तो एंगल 0 होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर हैं तो एंगल 90 होगा। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर कोई सरफेस एरिया मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस किया हुआ है जिस तरह इस एग्जांपल में किया। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और ये एक एरिया प्लेस किया हुआ है। अगर कोई एरिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है तो वहां पे एंगल 0 होगा बिकॉज वेक्टर एरिया इस केस में पैरेलल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ। वेक्टर एरिया इज द परपेंडिकुलर वेक्टर विच वी ड्रॉन टू द सरफेस एरिया और यहाँ पे जो एंगल थीटा है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और वेक्टर एरिया के दरमियान है, ना कि सरफेस के दरमियान। सो हम इस सरफेस को देखते हैं। XY प्लेन जो कि एरिया गिवन है इट इज 1 मीटर स्क्वायर और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है Z एक्सिस में। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज 1 टेस्ला। सो ऑफ कोर्स जो एंगल होगा थीटा बिटवीन वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड वो 0 हो जाएगा। सो BA cos थीटा, थीटा 0 होगा, B मल्टीप्लाई बाय A, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, सो 1 वेबर विल बी द राइट आंसर। B is the right option. Torque acting on a current carrying coil can be increased by, so torque is equal to NIBA cos theta. N number of turns, I current, B magnetic field, A area, theta angle. So D is the right option. All above number of turns, current and magnetic field and area of the coil.